तो इस सर्किट्स पे क्वेश्चंस करना। अब आगे बढ़ते हैं। इसका पहला सेगमेंट हो गया है, इसके दूसरे सेगमेंट पे बात करते हैं। और दूसरा सेगमेंट थोड़ा आसान सेगमेंट है, जल्दी खत्म होने वाला, सर्किट ही बड़ा होता है। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। दो फॉर्मूले पे ये पूरा चलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी आती है। एक्चुअली ध्यान से सुनो, अपने घरों में जो बिजली आती है ना, उसका बिल लिखते हो ना, बिजली का बिल, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है उसके हिसाब से बिल देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एनर्जी में होता है वो एक्चुअली हीट का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? जैसे एक रजिस्टर मैंने यहाँ लगाया है, ध्यान से सुनना, ये मैंने एक रजिस्टर लगा दिया, रेजिस्टेंस कितना है? R। अगर मैं इस रजिस्टर में I करंट फ्लो करूं तो आफ्टर सम टाइम वो जो रजिस्टर लगा हुआ है ना वो हीट होने लगता है। जैसे अडेप्टर हो गया मोबाइल का, अगर मैं उसको मोबाइल को चार्जिंग पे लगाऊं, जैसे पावर ऑन करोगे थोड़ी देर के बाद अडेप्टर गर्म होने लगता है। या आपका मोबाइल जो डिवाइस है वो भी हीट होता है। मतलब जो एनर्जी आपने दिया उसका एक पार्ट तो हीट कंज्यूम कर ले रही है ना एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो आप वही हीट एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो। क्या करते हो? वही जो हीट एनर्जी है उसी को आप कैलकुलेट कर रहे होते हो। वो हीट एनर्जी कैसे लिखते हैं? हीट एनर्जी लिखने का फॉर्मूला होता है, ये तो पढ़ा होगा 9th-10th में, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या है फॉर्मूला? आई स्क्वायर। हाँ, ये तब यूज होता है इफ आई इज कांस्टेंट। आई कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला होता है इफ इज इक्वल आई स्क्वायर आर डी टी। और ये फॉर्मूला तब लगता है इफ आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दो कॉन्सेप्ट। एक और चीज आती है इसमें, पावर। ये क्या है? ये हीट एनर्जी है। दूसरा आता है पावर। पावर क्या होता है? पावर के बेसिक फॉर्मूला होता है V टाइम्स ऑफ I। या यहां से भी आप निकाल सकते हो। पावर क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी। तो आई स्क्वायर आर टी बाई टी, टी कैंसिल हो गया, आई स्क्वायर आर होता है। या मैं इसे VI लिख दूं, उससे भी काम बन जाता है। तो पावर को VI लिखते हैं। यहीं पर जो V है उसको हम IR लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो जब मैं IR लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? IR मल्टीप्लाइड बाई I, मतलब आई स्क्वायर बाई आर। एक और पैटर्न इसमें बना सकते हो कि अगर मुझे पावर को R से रिप्लेस करना हो तो R क्या बन जाएगा? R को मैं V बाई I भी तो लिख सकता हूं। अगर मैंने R को V बाई I लिख दिया तो क्या ये बन जाएगा फॉर्मूला V, इसमें आई स्क्वायर, मैं क्या लिख रहा हूं, आई की वैल्यू V बाई आर ना, तो इसमें रखो तो क्या आएगा? V इंटू V बाई आर। कितना हो गया पावर? अब अकॉर्डिंगली जो पावर आया है, पावर के हिसाब से और क्या चेंज कर सकते हो आप? पावर के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे करंट की वैल्यू, मतलब हीट की वैल्यू। कैसे? आई स्क्वायर आर की जगह क्या मैं पावर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। आई को V बाई आर लिख दिया तो V स्क्वायर बाई आर टी बन जाएगा। ये
आर को वी बाई आई लिख सकते हैं, और इसमें खेलते रहना ऊपर नीचे इंटरचेंज करके, याद यही करना है। ये यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आई आर मतलब आई स्क्वायर को आई इंटू आई आर क्या बन जाएगा, वी आई टी इज इक्वल टू पावर, आई आर को वी लिख के। तो बहुत सारा ऐसे खेलते रहते हैं। मेन यही इतना है, हीट एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर में इतना ही है। इसमें सवाल आता है बल्ब प्रॉब्लम वगैरह पे, वो देखते हैं एक बार। बहुत छोटा सेगमेंट है ये। चलिए जल्दी सॉल्व करिए। आ जाऊंगा, मैं तो ऑटो से आता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं सेफ हूँ एकदम। उस दिन मैं कार लेके आ जाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? कार बंद पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, एसयूवी है, इतना हाइट है उसकी नीचे। ना ना मुझे भलाई नहीं चाहिए। 2 सवाल लिखा करो। अरे यार आया क्या? पहले में क्या आया? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, 3 3 जा 9 इंटू 2 इंटू 2, 36 जूल। सेकेंड टाइम 2 सेकेंड है ना? हाँ वही सवाल है। टाइम को 2 सेकेंड मानो, कितना मानोगे टाइम को? और देखते हैं ये सवाल में आई टाइम का फंक्शन दिया है। ए बच्चों आवाज नहीं है अभी। आई स्क्वायर आर डी टी लिखा जाएगा, तो ये लोग दे नहीं पा रहे हैं यार। एक आई स्क्वायर आर डी टी और टाइम की वैल्यू 0 से लेके 2। तो देख तेरा आर तो कांस्टेंट है, आई स्क्वायर लिखेंगे तो 2t प्लस 3 टू द होल स्क्वायर डी टी फ्रॉम 0 से 2। तोड़ दो ना इसको, तोड़ोगे ये क्या बनेगा? 4t क्यूब बाई 3। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो 4t स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन आएगा 4t क्यूब बाई 3, मतलब 4/3 बाहर, t क्यूब पर लिमिट आया 0 से 2, प्लस b स्क्वायर मतलब 9 dt का इंटीग्रेशन t, करेक्ट। और फिर क्या आएगा? प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 t dt t स्क्वायर बाई 2, तो 12/2 t स्क्वायर, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2। अगर मैं इसको आगे भी सॉल्व करूं, isn't it h is equal to 2 बाहर, this is 8, 4 जा 32/3 प्लस 9 2 जा 18 प्लस this would be 6 6 4 जा 24। so the final answer would be 24 3 जा 72, 72 प्लस 30 54, 72 प्लस 4 कितना होता है? 76, 126 प्लस 32, 128, 138, 148, 158, 158 इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 11, 316/3, 6 3 9 1 10। आगे सॉल्व नहीं होगा, दिस इज योर आंसर। हाँ खतरनाक था। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो करना, इसमें खतरनाक क्या था? और सवाल लिखिए। आज के बाद एक और लेक्चर नेक्स्ट वीक में होगा, उसमें करंट खत्म हो जाएगा। अभी वो शेल वाला बचा है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ शेल, आज वो होगा। इसके बाद 2 पार्ट खत्म करूंगा आज, तो बचेगा पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, वो अगले लेक्चर में हो जाएगा।
लिखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इसके जगह छोड़ दो, मैं लिखा रहेगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, ऐसा ही हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ, फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ a 120 volt filament of 120 volt and 60 watt, 120 volt and 60 watt electric lamp per second, 120 volt पावर की यूनिट होती है ना, वाट, इलेक्ट्रिक लैंप पर सेकेंड, गिवन E is equal to 1.6 into 10 raised to -19 कूलम। अरे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पूछो मत, लिखो। 1.6 into 10 raised to -19 कूलम। जल्दी आंसर बोलो, क्या कहाँ क्या पढ़ रहे थे, क्या क्वेश्चन था यार? देखो ये सवाल आना चाहिए, तुम मस्ती बहुत कर रहे थे, थोड़ा सीरियस होके पढ़ लो। अगर ढंग से पढ़ोगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ 4:35 4:40 तक छोड़ दूंगा, 20 मिनट पहले। लेकिन उसके लिए शर्त एक ही है, जो 1-1.5 घंटे बचा है उसके लिए एक भी आवाज नहीं निकलेगी बिना काम की, खाली पढ़ाई करोगे। जो बोला, एक भी बोलेगा पूरी क्लास को बैठना पड़ेगा 5 बजे तक। सोच लो। हाँ क्या था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो, देखो V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 वोल्ट, और पावर दे रखा है 60, हाँ 60 वॉट। अब मुझसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो एक बात बताओ, क्या हम ये जानते हैं क्या पावर की वैल्यू होती है VI? पता है? क्या ये भी पता है अपने को कि I जो होता है वो चार्ज बाई टाइम होता है, और चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। ये कहाँ पढ़ा है? एकदम स्टार्टिंग में फिजिक्स में पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहां रखो, तो V I की जगह NE/T, पावर कितना है 60, V कितना दिया है 120, N अपने को निकालना है, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पूछा है, मतलब T की वैल्यू 1, तो 62 जा 100, तो 120 सॉरी, तो N की वैल्यू हो जाएगी 1/3.2 into 10 raised to -19, so N would be 10 raised to 19, तो ऊपर चला ही जाएगा। 10/32 मतलब 5/16, 5/16 मतलब 16 3 जा 48, 0.30 समथिंग आएगा, 31 ठीक है। तो N की वैल्यू 3.1 into 10 raised to 18। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3.1 into 10 raised to 18। Was it tough? या आना चाहिए था? क्यों मैम? लड़कियां अच्छा पढ़ रही हैं, उनको आ जा रहा है, हमारे लड़के यहाँ बैठ के खाली एक सवाल और लिखो। परसों से PTM है ना? There are 3 types of batches now: JEE Mains, CET and boards, pure boards।
है एडवांस में है। एडवांस तो रहेगा ही ना। तो पता है ना रैंक कितनी आई है? 214। भाई 100 बढ़ाओ मत। 100 रैंक के लिए कितनी मेहनत किया होगा वो। ऑल इंडिया रैंक 214 है उसका। और मुझे लगता है मुंबई में वो टॉप 3 में होगा ही, महाराष्ट्र के टॉप 5 में हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री तो बंद हो गई ना, और पेपर लीक करवा के पुणे वाली। लिखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर धैर्य आज आना चाहिए, कल अच्छा जवाब दिए थे। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स ऑन अ 50 वोल्ट सप्लाई हाँ 50 वोल्ट सप्लाई and draws a current draw या प्रोड्यूस भी लिख सकते हो, and draws a current of 12 एम्पियर। हाँ एंड 50 वोल्ट सप्लाई के बाद लिख सकते थे एंड प्रोड्यूस 12 एम्पियर करंट इफ द मोटर yields समझते हो, या अभी नहीं पढ़ो ना, इलास्टिसिटी में आएगा YIELD, मतलब उसकी लिमिट जो है मैक्स लिमिट। इफ द मोटर yields, ये स्पेलिंग होती है, ईल नहीं है वो, हाँ चील कर रहे हो तुम लोग, पढ़ो। yields a mechanical power of 150 watt नहीं, mechanical power of 150 watt। what is the percentage efficiency of the motor? what is the percentage efficiency of the motor? efficiency निकालना सीखा था हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। तो आउटपुट पावर जो गिवन डेटा है उससे निकाल लो, इनपुट आपको दिया है 150। पहले तुम निकालो इनपुट पावर कितना रहा होगा, क्या बोला है वो, मशीन जो है 50 वोल्ट सप्लाई देती है 12 एम्पियर के करंट के लिए, तो इनपुट कितना है, इधर देखो, एफिशिएंसी क्या लिखते हो, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। अब आपको कह रहा है कि कितना 50 वोल्ट है ना, 12 एम्पीयर का करंट है, तो इनपुट जो हो जाएगा क्या वो 50 इंटू 12 मतलब 600 हो जाएगा, और पी आउट कितना हो जाएगा, आपको दिया है कि मैक्सिमम कितना बाहर निकाल सकते हैं वो 150। तो यहां रखो अगर वैल्यू, तो ये बनेगा 150 बाई 600 इंटू 100। 2 0 0 मर गए, 3 2 जा, एंड दिस इज 53 जा, 25%। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, मतलब जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 25%। आपने ये पढ़ा होगा, एफिशिएंसी 100% तो नहीं हो सकती किसी मशीन की, आइडल की होती है, बट अगर किसी मशीन की एफिशिएंसी मोर देन 80% है तो वो मशीन अच्छी मानी जाती है। और एक्सीलेंट मशीन कौन सी होगी, जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाए 90+%। 100 के जितना क्लोज होगा मशीन उतनी ही अच्छी होती जाती है, पढ़ा है ना। एक दो सवाल और करेंगे बस।
लिखिए एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, और ब्रैकेट में लिखना पावर स्टेशन में ज्यादा एनर्जी होती है ना 100 मेगावाट। ट्रांसमिट्स पावर टू अ डिस्टेंट लोड, ट्रांसमिट्स पावर टू अ डिस्टेंट लोड, transmits power to a distant load through long and thin cables, distant load through long and thin cables। क्या हो गया, कौन याद कर रहा है? अरे हंसू रे, हिचकी आने पे कोई याद करता है? अरे मम्मी पापा यार, तुम लोग बड़ा जहर है तुम्हारे मन में यार। कौन समझाए तुम लोगों को, जहर भरा हुआ है दिमाग में। मम्मी पापा नहीं याद करते, तुम लोगों को नहीं याद करते होगे सालों। हाँ क्यूटी कौन याद करता है? अब 5 बज गया। गोरेगांव में भी है? अरे नहीं, रेंज बड़ा लंबा है वाईफाई का। एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ब्रैकेट में 100 मेगावाट ट्रांसमिट्स पावर टू अ डिस्टेंट लोड थ्रू लॉन्ग एंड थिन केबल्स, distant load through long and thin cables, long and thin cables, which of the following two modes of transmission will result in lesser power wastage? Will result in lesser power wastage. Power transmission of 20,000 volt, 200 volt। तुक्का नहीं मारो 200। आपसे पूछा है कि जो पावर प्लांट है तुम्हारे पास उसकी उतनी कैपेसिटी है, इन दोनों में से कौन सा वोल्टेज सप्लाई करने के लिए उसको कम वेस्ट करना होगा पावर। सॉल्व करके रेजिस्टेंस निकाल लो दोनों केस में, और दोनों केस में एनर्जी निकाल लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। जरा करो, मैं 2 मिनट में आया। हाँ आया, क्या आया, कौन? जब 20,000 वोल्ट भेजेंगे तो कम पावर होगा, कम पावर वेस्ट होगा। पक्का? कैसे निकाला? हाँ करंट जितना, हाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है इसीलिए। देखो दोनों केस में हम क्या करेंगे, एक बार 20,000 वोल्ट है और एक बार 200 है। पहले केस में कितना करंट होगा वो निकाल लो। तो करंट कैसे निकालते हैं, कुछ दिया है तुम्हें, पावर दिया है ना, कितना है, वोल्टेज इतना दे रखा है, P = VI होता है ना। तो क्या मैं I1 के लिए लिख देता हूं P/V? तो I1 कितना, P मीन्स मेगा है ना, मेगा मतलब 10⁶, और नीचे आएगा 20,000।
20 था, इसको मैं 10⁸ लिखूं और इसको लिखूं 2 इंटू 10⁴, तो क्या ये लिखा जाएगा 0.5 इंटू 10⁴, और एल्स वी कैन राइट 5 इंटू 10⁵ एम्पियर, करेक्ट। नाउ इन केस 2 I2 would be what? 10⁸ by 2 into 10⁻². This is 0.5 into 10⁶ और 5 into 10⁵. क्लियरली आप देख सकते हो करंट इन फर्स्ट सेगमेंट इज लेस देन द करंट इन सेकेंड सेगमेंट। आपको पावर की वेस्टेज की बात करी है ना, तो आप एक काम कर लो, पावर 1 कितना होगा, पावर 1 कितना होगा इसके साथ में V इंटू आई होता है ना पावर, तो पावर 1 वुड बी V विच इज 2 इंटू 10⁴, I is 5 इंटू 10⁵, isn't it 10⁸? यही है ना। और P2 कितना होगा, VI2 रखोगे तो 2 इंटू 10⁵, 5 इंटू 10⁵, सॉरी 5, तो ये भी कितना हो गया 10⁻, नहीं कम आना चाहिए, दोनों एक से कैसे आ रहे हैं, 4 3 7 और 2 5 या 10, तो ये 8 हुआ, ये 2 इंटू 10⁵, हाँ ये 5 इंटू 10⁵ है ना, वही मैं इसको 5 जोड़ रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ गलत कहाँ हो रहा है। दिस इज 3, तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा ना, 10⁶। देखो बेटा यहां पहले केस में आउटपुट पावर कितना मिला आपको 10⁸, दूसरे केस में आउटपुट पावर कितना मिला 10⁶। वेस्टेज ज्यादा कहाँ हुआ, इनफैक्ट पहले केस में तो कोई वेस्टेज ही नहीं है, सेकेंड केस में ही वेस्टेज ज्यादा है ना, तो क्लियरली P1 इज ग्रेटर देन P2, देयर विल बी in first case there will be the lesser wastage of power। समझा क्या? तो मैंने कहीं गलत कर लिया ना, I2 कितना है, दोनों अलग अलग क्यों आ रहा है, तो दोनों 10⁸ नहीं आ जाएगा फिर, एक मिनट, इसमें क्या रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, लेकिन क्या गलत क्यों हो रहा है, एक मिनट ये वाला ये 200 है ना, हाँ मैं गलती हो गई है, सुनो यहीं पे गलती हुई है, कैलकुलेशन एरर था, क्योंकि दोनों में एक ही आ जाएगा, उससे आप पता नहीं कर पा रहे हो ना। इधर देखो मैं यहीं पे पहले वाले के लिए लिखूं, मान लो रेजिस्टेंस दोनों आर ही है, आर रेजिस्टेंस ही जा रहा है, आर मत निकालो, आर रेजिस्टेंस ही मान लो, तो पावर की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर ना, क्योंकि V तो दोनों के केस में हम एक्चुअली क्या हो रहा है, तुमने वोल्टेज और से ही करंट निकाला है और फिर उन्हीं को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक ही आएंगे ना। तो यहाँ क्या होगा, दोनों के लिए करंट अलग अलग आ रहा है, लेकिन वोल्टेज तो अलग अलग नहीं है ना भाई, बना तो एक ही सोर्स रहा है। तो ये I²R लिखोगे तो I1 की वैल्यू कितनी है 5, मतलब ये हो गया 25 इंटू 10⁶ R, पावर 1 ये आ गया, और
सेकेंड केस में अगर मैं I2 लिखूं तो यहां से I2 क्या होगा 200 नहीं 100 इंटू 10⁻⁶ बाई V विच इज 2 इंटू 10⁻²। कौन है बोल रहा है? लेक्चर पढ़ाना है चाहते हो? 5 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा सॉल्व करने पे I2। मैं परमानेंटली ना मुंडी ऐसे 180 पे देखता हुआ चलेगा रोड पे भी, फिर फिक्स कर दूंगा उतने पे। अब P2 लिखेंगे तो I2 स्क्वायर R, रेसिस्टेंस एक ही लेंगे तभी तो पावर ज्यादा वेस्ट हो रहा है कि कम वो देख पाएंगे। तो I2 की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁻10 R। अब क्लियरली तुम देखो एक रेसिस्टेंस है R रेसिस्टेंस, वही R रेसिस्टेंस पहले केस में कितना पावर ले रहा है 25 इंटू 10⁻⁶, और वही रेसिस्टेंस सेकेंड केस में कितना ले रहा है 25 इंटू 10⁻, इतना ले रहा है, मतलब वो पावर जनरेट ये कर रहा है। और ये जो रेसिस्टेंस दिया है R का, उस रेसिस्टेंस से पास होने के बाद रेसिस्टेंस इतना ले लेगा। ज्यादा पावर कौन ले रहा है? पहला ज्यादा ले रहा है ना पावर। अगर पहला पावर ज्यादा हो रहा है, ये P2 ज्यादा हो रहा है, मतलब P2 मोर पावर वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो जा रहा है ना इट इज इनडायरेक्टली हीट प्रोड्यूस होने में जा रहा है। ये कहां जा रहा है? इनडायरेक्टली हीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या आपको हीट चाहिए? क्या जो रेजिस्टेंस लगाया, जो लोड है आपका, आप चाहते हो वो हीट में कन्वर्ट हो जाए? नहीं चाहते। तो दिस इज द पावर रिक्वायर्ड टू ग्लो। मान लो ये एक बल्ब है, दिस इज पावर रिक्वायर्ड टू ग्लो अ बल्ब। बल्ब जलाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, मतलब जो एनर्जी आ रही होगी, मान लो यहाँ 220 वोल्ट एनर्जी आ रही है, उसमें से मुझे कुछ एनर्जी चाहिए बल्ब को जलाने में, तो जो आउटपुट पावर होगा वो इनपुट के बराबर ही होगा कि ज्यादा होगा? पहले हीट करने में भी टाइम गया होगा। तो बेसिकली ये वो वाली एनर्जी है जो खर्च कर रही, जो रेजिस्टेंस अपने अंदर ले रहा है हीट करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा हीट जो लेगा वो ज्यादा एनर्जी वेस्ट कराएगा ना। तो कौन ज्यादा हीट लिया है? P2। इसका मतलब P2 ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहा होगा, तो कम एनर्जी कहां पे वेस्ट हो रही होगी, वही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसका अब नाम नहीं डलवा रहा हूं, अलग अलग लोग पढ़ाते हैं इसको, बल्ब प्रॉब्लम बोलते हैं, लेकिन अभी लिखो, मैं ऐसी क्वेश्चन लिखो, क्या प्रॉब्लम के नाम लिख के क्या मिलेगा। लिखो एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is marked, an electric bulb is marked 100 watt and 230 volt, 100 watt and 230 volt। 100 वाट का बल्ब है, 234 वोल्ट है, उसमें इतना वोल्टेज चाहिए। सूर्या वाला बल्ब है जो लाल कलर का आता है। If the supply voltage drops to, if the supply voltage drops to, if the supply voltage drops to 115 volt, what is the heat and light energy produced? What is the heat and light energy produced by the bulb? What is the heat and light energy produced by bulb in 20 minutes? In 20 minutes। क्वेश्चन मार्क लगा के आगे लिखो, कैलकुलेट
द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। दो दो क्वेश्चन पूछा है। जुड़ जाइए मेरे शेरों, शेर तो हो नहीं गीदड़ो। मैम रिमोट लाओ ना। कोई नहीं जाएगा, देखो ये गई है मिलाने बेचारी। लोग रिमोट लाने नहीं जा पा रहे हो, डर रहे हो। देखो हिंट दो इसमें, जो उस पे पावर रेटिंग दी होती है किसी बल्ब पे, उससे हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। निकालो रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का, फिर हीट निकालना है तो I²RT कर दो। कोई भी बंद कर दो, रिमोट पीछे तक भेजे जा रहे हो। नहीं जाना है आज अगर गया तो 5:30 तक लेक्चर, ये गया तो 5:30 तक लेक्चर होगा। नहीं समझा? देखो बल्ब पे पावर रेटिंग क्या दिया है? हाँ देखो बल्ब जो है उसके लिए 100 वोल्ट दिया है और 230 वोल्ट है आई थिंक। अच्छा, इन दोनों डेटा से मैं निकाल सकता हूँ जो बल्ब है वो कितना रेजिस्टेंस खाएगा। कैसे? पावर की वैल्यू क्या होती है? V²/R। VI होता है ना, I की वैल्यू V/R। यार तुम लोग बहुत बातें कर रहे हो, बहुत ज्यादा, अब चुप बैठ जाओ। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? V²/P, मतलब 230 × 230/100। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया अपने पास? 529 वोल्ट ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब कह रहा है पावर ड्रॉप हुआ है ना, ड्रॉप हो गया, कितना हो गया? 115 हो गया। तो कितने 20 मिनट्स में पूछा है? क्या पूछा है? हीट एंड लाइट एनर्जी। तो हीट एंड लाइट एनर्जी 20 मिनट्स में कितना होगा? एक बात बताओ मुझे, हीट कैसे निकालते हैं? H की वैल्यू क्या होती है? I²RT होती है। यहाँ तुम्हें R और T तो पता है, क्या करंट भी पता है क्या? नहीं। तो मुझे इसको V के टर्म में निकालना हो तो V/R लिख सकता हूँ मैं इसको। तो V²/R² का मतलब क्या ये बन जाएगा? V²/R × T। तो V कितना दिया है? 115 ना, ऐसे लिख देंगे। R कितना दिया है? और 20 मिनट्स है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करो, 20 × 60। सॉल्व कर लोगे क्या? हीट एंड लाइट आ जाएगी। 9 2 11 5 16 5। सॉल्व कर लेना इसको। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व तुम कर लोगे। तो रेजिस्टेंस वाले सवाल में ऐसे करते हैं, इनको इसको सॉल्व करके आ रहा है 30,000, इसको सॉल्व करके आ रहा है मतलब 30 किलो जूल। और करंट भी पूछा है ना, आप करंट तो निकाल लोगे, I = V/R कर दो। तो बल्ब प्रॉब्लम में जो पावर रेटिंग वर्ड यूज करता है वो क्यों देता है? टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। क्यों देता है वो? टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। नेक्स्ट सवाल बोलो। तो तुम लोगों को सवाल करने का मन नहीं कर रहा है क्या? खत्म कर दूं? बताना, मेरे को 2 चीजें और बतानी है, 5 मिनट में खत्म भी हो जाएगा। क्या जरूरत नहीं करने का मन होगा, जबरदस्ती करवा रहा हूं तो बोल देना, बहुत धीरे कर रहे हो। ये जितने सवाल है सारे अच्छे सवाल है। बल्ब प्रॉब्लम हमेशा कंफ्यूजन होती है।
An electric bulb rated for 500 watt and 100 volt. An electric bulb rated for 500 watt, an electric bulb rated for 500 watt and 100 volt, volt is used in a circuit watt and 100 volt is used in a circuit having range कहाँ से बोल दिया मैंने, हैविंग के बाद रेंज नहीं है, हैविंग 200 वोल्ट सप्लाई। लिखा कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर that must be put in series with the bulb लिखा with the bulb so that the bulb delivers 500 watt। मतलब पहले कितना है, 500 है ना, पहले कितना है, 500 वाट है। कह रहा है बल्ब पूरा 500 वाट डिलीवरी अभी भी दे, कितना रेजिस्टेंस ऐड करूं। आया, देखो ये बात कर रही है इतने दिनों बाद आके, मार दूंगा मुंह टूट जाएगा अभी। यहाँ ग्लास था ना, छुपा कर देते हो क्या? चना उसमें है पानी, चना है क्या? ये शिवम के पास अभी भी है। ए चौधरी, तू चने लेके आया है क्या? है अभी? तो कितना खाता है? खत्म हो गया, बहुत खाया। चाय आएगी बताना यार, चाय आएगी बताना। किसको चाहिए? अली कॉफी पिएगा। चलो सवाल आया नहीं तुम्हें? ये कितना रिक्वायर्ड है? 20 ओम आया, सॉल्व करके आया होगा, वो नहीं चाहिए, एक और चाहिए। देखो पहले पावर कितना दिया है, 500 ना, और रेटिंग कितनी है, 100 की 200? तो V की वैल्यू 100 है। एक बार बताओ अभी रेजिस्टेंस कितना आएगा? V² बाई P। बच्चों प्लीज चुप बैठ जाओ, मार खाओगे अब। 500 तो ये 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 20। तो रेजिस्टेंस कितना आया? 20 ओम। लेकिन ये 20 ओम आंसर नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है जरा पढ़ो। सप्लाई कितना है, क्या पढ़ो ना, क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ भी नहीं पा रहे सब लोग। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट बल्ब डिलीवर्स कितना,
फाइंड वो क्या है ये शिवम के मंदिर का। तेरे पास कौन सा मंदिर है? तो भी इतने पाप करते हैं। सर मंदिर के बाजू में इसका घर है और घर में बैठे बैठे पाप कर रहा है। मतलब क्या तेरा? और तुझे कैसे पता? वैसे शक्ल में दिखता है। तो तेरे पे भी दिख रहा है। मम्मी कसम खा लिया यार। अरे अच्छा ये बताओ क्या मतलब ये सवाल ऐसा है, इसको बनाया तो ये अपना बल्ब है, इसके साथ मैं सीरीज में और क्या रखूं? यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R पूछा है, इसका R अपने को कितना मिल गया? 20 ओम, और ये कितना है? 200 वोल्ट। यहां मैं क्या रखूं कि वो 500 का ही पावर जनरेट करे जो पहले जनरेट कर रहा था? क्या पावर सेम रखने की बात कर रहा है वो? अच्छा पावर होता क्या है? अभी यहां से R कितना आएगा? यहां रखा जाए तो पावर को 500 रखना है, एंड दिस इज 200 इंटू 200, R की वैल्यू में 20 इंटू R, 20 प्लस R रखूं तो क्या ये 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा? क्या ये बन जाएगा 40? बोलो, क्या ये बना 20 प्लस R इज इक्वल टू, नहीं कुछ तो गड़बड़ किया क्या? कई जगह कैंसिल कर दिया क्या? हाँ यहाँ 4 बचेगा ना, सर 40 आएगा, यहाँ 2 भी बचा है, तो 60 आ रहा है फिर। आंसर कितना बोला मैंने? आंसर तो 20 ही दिया है। अगर सीरीज में जोड़ा तो यही होगा ना, 20 प्लस R इक्विवेलेंट तो यही होगा। सही है ना, हमने गलत किया ना। इस पे पावर कितना है? पावर नहीं, वोल्टेज, सॉरी। और ये वोल्टेज तो इसके लिए भी एप्लीकेबल है ना, मतलब 100 यहाँ निकल गया होगा तो 100 यहाँ आया होगा ना भाई, सही बात है कि नहीं? अगर इसका रेजिस्टेंस 20 है, 100 वोल्ट बैटरी लगी तो यहाँ कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, 5 एम्पियर का करंट फ्लो करना चाहिए। अगर सीरीज में घुमा है तो क्या यहाँ भी 5 एम्पियर होना चाहिए? बेटा यहाँ पे 5 है तो R कितना हो जाएगा? V बाई आई। R कितना होता है? नहीं समझा? आओ ये सब छोड़ो, ये 20 ओम मिला, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर मैं ये सवाल जो है वो जो देखोगे ध्यान से तो कह रहा है कि ये ऐसा है, यहां मैं कितना रेजिस्टेंस R लगाऊं ताकि जब 200 वोल्ट से रखूं तो पावर उतना ही आए, यही है ना? एक बात बताओ, इसके लिए इसका R कितना आया? 20 ओम। अगर इसका R 20 ओम आ रहा है बच्चों, और इसका तुम्हें वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 100। मतलब ये जलने के लिए, इस बल्ब को जलाने के लिए तुम्हें 100 वोल्ट चाहिए ना, वो 100 दे कौन रहा होगा? ये 200 वाला दे रहा होगा ना, इसके पास 200 है, उसने 100 इसको दे दिया, तो इसको सर पढ़ाना भी मारूंगा सर, सॉरी मैं नहीं बोली। नहीं डाटा चाहता मैं भी, बच गए होते तुम। तो यहाँ फिर से 100 बचेगा कि 200 है, 100 इसको दिया, 100 इसको दिया। अब ये 100 वोल्ट दिया तो यहाँ कितना करंट फ्लो करेगा? 5 ना। V इज इक्वल टू आई आर।
तो वही 5 एम्पियर करंट सीरीज में जुड़ा है, तो यहां भी जाना चाहिए। यहां 5 एम्पियर करंट जाने के लिए इस आर की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, इसके वजह से पढ़ाई नहीं बोल लाल कलर ज्यादा डिविएट होता है ना इसलिए। यही आंसर है। और आप डेविएट नहीं होता है, स्कैटर्ड होता है। तो यहां से नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? कम डेविएट होता है लाल कलर। नेट कितना होना चाहिए? 40 टू प्रोड्यूस सेम पावर। और कितना जोड़ना है? वो 20। एक और सवाल लिखो, लास्ट सवाल है, फिर हम शेल पे आ जाएंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसा होता है। शेल नहीं, हाँ लास्ट टॉपिक नहीं है। एनर्जी एंड पावर मतलब इसमें 3 सेगमेंट था, 2 सेगमेंट खत्म हो जाएगा। तीसरा सेगमेंट जिसमें इंस्ट्रूमेंट पढ़ने को मिलता है, इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम वोल्ट मीटर क्या है, एमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर किसको बोलते हैं, रियोस्टेट क्या होता है, बैटरी बॉक्स किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या काम करता है, थोड़ा सा डायग्राम दिखाना है तुम्हें। और फिर उसके बाद पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज पढ़ाना हो। एक दिन का और है बाद लेक्चर। एन इलेक्ट्रिक हीटर वेदांत किसकी घड़ी है? एक काम कर, चुरा ले तू, पहन ही नहीं पा रहा है। उल्टी पहन रहा है, उल्टी पहन रहा है, नहीं छोड़ना नहीं पहनना। पहन लेना। कौन सी है? अरमान। बहुत महंगी घड़ी पहन रहे हो। सस्ती है, अभी महंगी। ये छुपा चुरा ले भाई, चलो तो ये चला है। 50-50 करेंगे। चलो टोपी पहन के। तू चुरा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मम्मी कसम तो खा ही सकता है बाद में। अरे अरे सर नहीं बोला था उसने। ये उम्मीद नहीं थी यार। परसों पीटीएम में बताऊंगा मैं। आपकी तो कसम खा लिया फालतू में मैम। An electric heater and electric bulb, an electric heater and electric bulb, an electric heater, an अच्छा ये भी तभी तो कह रहा हूँ आवाज क्यों नहीं आ रही, ये भी डिस्चार्ज है। An electric heater and electric bulb are rated 500 watt, are rated 500 watt, 220 वोल्ट, कॉमा करके लिखना है, 500 वॉट, 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, 220 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, एंड 100 वॉट, 220 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। हीटर के लिए पहले पावर और वोल्टेज दिया है और बल्ब के लिए बाद में। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, both are connected in series to a 220 volt DC mains, to a 220 volt DC mains। हाँ मतलब मेन करंट आ रहा है, मेन सप्लाई है, डायरेक्ट करंट। हाँ, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय, यही होता है जब हर पागल अपने आप को बोलता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ। Calculate the power consumed by, calculate the power consumed by, पहला the heater और दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब। हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब। चलो नहीं दोनों चलेगा ना, सीरीज में तो दोनों चलता है।
सेम करंट दोनों को मिलेगा ना, उन दोनों को अलग। आवाज नहीं, देखो इसमें आवाज नहीं आ रही है, माइक बंद हो चुका है, बोलना मत। तो पहले कह रहा है एक हीटर है, मैं हीटर को ऐसे मानता हूं कि ये हीटर मेरा ऐसे R1 है, और जो बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस मैं कितना मान लेता हूं, दिक्कत हो तो आप ऐसे मान सकते हो। दोनों को किससे कनेक्ट किया गया है, 220 वोल्ट डीसी, मतलब यही है। अब R1 R2 जो ऐसे कनेक्टेड है, इस R1 की R इक्विवेलेंट क्या आएगा, और R क्या होगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो क्या वी स्क्वायर बाई P1 प्लस वी स्क्वायर बाई P2 लिखोगे। अब जरा मुझे बताओ, R इक्विवेलेंट लिखना, पहले के लिए हीटर के लिए V कितना है, V 220 दोनों के लिए ना, 220 इंटू 220, और पहले पावर कितना है, दूसरे में पावर कितना है, दो जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या जाएगा 484 बाई 5, प्लस यहाँ भी दो जीरो कैंसिल होंगे 484। जरा देखो 484 बाई 5 किया, 5 9 जा 45, 3 34, 5 6 जा 30, 96.8। जोड़ो जरा तो 0.8 6 5 11 18। आर इक्विवेलेंट कितना आया, 581.8। गलती तो नहीं हुई है जोड़ने ना, अच्छा सॉरी, हाँ तो ये जीरो हो जाएगा। 580.8 क्या पूछा है, पहले हीटर और फिर बल्ब। हाँ तो अब ये हो गया। तो टोटल जो आई करंट इसमें फ्लो होगा वो होगा कितना, V बाई आर इक्विवेलेंट। भाई दोनों को मिला के इतना रेजिस्टेंस है, तो जो बैटरी लगी हो तो दोनों रेजिस्टेंस देखेंगे ना, कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, करंट उतना ही देगी। और जो करंट यहाँ जा रहा होगा इस हीटर में, क्या वही करंट यहाँ भी जा रहा होगा, सर्किट यही बोल रहा है। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन घरों में नहीं करते। जितना हीटर को मिल रहा है उतना बल्ब को भी मिल रहा है, जरूरी है क्या उतना ही मिले, कम में चलना होगा तो फूट जाएगा वो, और हीटर खराब हो गया तो बल्ब भी नहीं जलेगा। इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, समझा। तो तुम बोल रहे थे कि एक ही कैसे मिला, ऐसे एक मिला। तो आई होगा कितना, 220 बाई आर इक्विवेलेंट। यार बहुत टफ कैलकुलेशन करवा रहे हैं, इतना आई आ जाएगा। और फिर आपसे पूछा क्या है, दोनों का पावर कंजम्पशन कितना होगा। तो पहले का पावर कंजम्पशन हीटर के लिए लिखना होगा आपको। तो यहाँ से जो आई आएगा ना, P की वैल्यू क्या होती है, वी आई, V को आई आर लिखोगे तो क्या ये आई स्क्वायर आर ऑफ हीटर हो जाएगा। और बल्ब के लिए लिखोगे तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ऑफ बल्ब। बल्ब मतलब R2 ये वाली वैल्यू, हीटर मतलब ये वाली वैल्यू। कर लोगे, नोट करो। इसके बिना जिंदा कैसे रहता है आदमी, बिना चाय के आदमी कैसे जिंदा रह सकता है। तो तुम लोग मर जाओ, तुम्हें जिंदा रहना कहाँ है। बात तो सही है। पीटीएम में हाँ ये निकाला है देखना, 96.8 और 484। आर्या क्या हो गया, बीमार है तू, बीमार है, फोकस किधर है।
इसको इतना ध्यान से क्यों देख रही है? गड़बड़ है? जून चल रहा है, देख तू रही गड़बड़ उसको है। हाँ, मैं और मारता हूँ। नहीं तुम्हें, उनको और एक चूड़ी टाइट करता हूँ कि और ये भी करता है। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? कल मैंने ना मैंने देखा आंटी होगी। नीट वालों को रुलाया है। नीट के 2 ही पीटे में पहुंच पाया था मैं। हमारे भी दोनों पूछ रहा, हम दोनों को छोड़ के इसके पहुंच जाओ। और उन दोनों का बड़ा अच्छा पीटीएम चल रहा था, सोफा एकदम खुश थे वो। मैं पहुंचा, मैं कहा कहाँ पढ़ते हो तुम लोग, क्लास में क्या चलता है, क्या करते हो? नहीं सर हम पढ़ते हैं। अच्छा मैं गिनाऊँ उस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, ऐसा वैसा पूरी। मतलब तो पेरेंट्स, अच्छा तू ये करता है क्लास में? ना क्यों बोल रहा है, वही करता। अगर नहीं करता तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, बता, ये प्रूफ है नहीं करता। तभी बोले नहीं अरे वो पढ़ के आया था वो नहीं हुआ। अच्छा बता तू क्या पढ़ के आया था, कल क्या पढ़ा तू, आज क्या लेटेस्ट क्या पढ़ा? 2 सवाल उसमें से पूछ लूँगा, किधर पढ़ता है, ध्यान है तेरा? नहीं है, सिंपल। इंटरव्यू की तैयारी करेगा। आज ये पढ़ा, कल भी ये पढ़ूंगा। ये बोलिए में क्यों कर रहे थे? यूपीएससी का ट्रायल हुआ, यूपीएससी का इंटरव्यू था। चैप्टर का नाम बता। इसे यही पूछते हैं। ये बोलेगा मम्मी कसम नहीं पता मुझे। मैं बोलूंगा मम्मी कसम खाया है तो बोलोगे नहीं, मैं बोलूंगा ये फिर बाद में बोला मैं अपनी मम्मी कसम नहीं खाया, अपने गर्लफ्रेंड की मम्मी कसम खाया। और 2 है, इसको बुला लूंगा, ये बोला है गोरेगांव में भी है। गोरेगांव में भी है, नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा गोरेगांव में ही है, सीधा उसका बोलो क्या सर? अभी तो अपनी इस वाले को तो दिखता नहीं। बस। अब चुप बैठ पकड़ के मारो। अब बस, अब पढ़ाई। तुम लोगों से बात करना बेकार है। चलो तुम लोग हमारे आदमी एकदम हमारा होलो पर गाली निकल रही है अंदर से। सावधान रहो, सतर्क रहो। इस बार शिवम का एडमिशन कैंसिल करवा दूंगा बैठे बैठे। तो बताओ वहाँ ये भी हुआ है, नहीं पढ़ने का मन है, क्यों 2 लाख फीस दे रहे हो, जितना दिए ठीक है, जो बचा हुआ मत दो, जाओ घर। हाँ पैसे सीधा बोलते हैं, जाओ घर, जितना यहाँ दोगे बड़ा पाव ठेला लगाओ, ज़्यादा पैसा कमाओगे। बात सही है ना? मैं गलत बोलता ही नहीं हूँ। 2 लाख रुपए वहाँ लगाए होते हैं। शिवम को रहे तो सब खुद ही खा जाएगा। क्या नहीं होगा? क्यों कम होगी? तुम पढ़कर तो लिया, 4 चैप्टर बचा है। अच्छा पढ़ा नहीं, तेरी गलती है ना वो। ये बोला वहां तो पेरेंट्स भी मारेंगे और हम भी मारेंगे। हेलो, नहीं मैं अभी नहीं हूँ, मैं लेक्चर में हूँ। हाँ मैं फोन करता हूँ, लेकिन ये फोन करता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ तो ये हो गया ना। अभी हेडिंग बनाइए इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक मामले की बात करेंगे अब।
इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, सेल बस। बहुत ज्यादा मस्ती है। मैंने पूछा सर, आप लोग आंसर नहीं चेक करो। अरे भाई मत देना, मॉर्निंग शो का आंसर करो, बच्चों का आंसर। जो रहेगा वहां सरप्राइज मिल जाएगा तुम्हें। 3 लोग रहेंगे। हंसी हो जाएगा अभी। 3 लोग रहेंगे मीटिंग में। मैं रहूंगा, मौलिक सर रहेंगे, आतिश सर रहेंगे। ये तीसरे बंदे में बोलते को नहीं उनको बोलने नहीं देता ना मैं। बोलने दो सर, बहुत कल हुआ था ना, तो जब मैं बैठता हूँ ना, तो सर आपको तो आप खाली मोटिवेट कर रहे हो ना, क्लास के अंदर क्या होता है मुझे पता है। अरे बहुत बारिश आप है। बैठो। जिम का 2.5 घंटे का टाइम टेबल दीजिए। हाँ तो वही ना कि आप बैठो, मैं बताता हूँ क्या चल रहा है क्लास में। जब मैं बोल लेता हूँ उनको भी पॉइंट मिलता है, तब वो भी सुनाते हैं। मजबूर हो गए। अब पेरेंट्स ऐसे देखते हैं। इंटरनल बस सबको बैठा दूं अभी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, अब वो भूल गया मैं क्या मतलब है। वो उसके लिए होता जो कुछ करना चाह रहा है। तुम लोग होप छोड़ चुके हो। बस अरे बस जो होगा देखेंगे परसों, अभी आज पढ़ लो पहले। आज जितना वेस्ट कर रहे हो टाइम, उतना ही तुम अपना टाइम बढ़ा रहे हो। क्या होता है, हम ये जानते हैं ना कि किसी भी उसमें सर्किट में जब एक बैटरी लगाते हो तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर। एक्चुअली अभी लिखना मत है, खाली देखना है। यहां ये रेजिस्टेंस मैंने R लगा दिया। ये जो बैटरी है ना, हम खाली प्लस और माइनस दिखाते हैं, एक्चुअली प्लस और माइनस नहीं होता। बैटरी के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं। ऐसे कुछ ऐसे जुड़ा होता है। अब होता क्या है, ये V वोल्ट की बैटरी है मान लो, तो यहां से ये करंट ऐसे आई निकला। बाहर करंट कैसे निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर। लेकिन अंदर की तरफ जो करंट फ्लो होता है वो कैसे हो रहा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा होगा ना। अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा कहां से कहां हो रहा होगा। अब ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव अंदर करंट जा रहा है, मतलब अंदर भी तो वायरिंग हुई है ना, बैटरी है तो उसके अंदर भी तो वायरिंग हुई है। उसके अंदर जो वायरिंग हुई वो बैटरी को भी तो हीट करता है। तुमने कोई बैटरी देखी है ना, बैटरी जब वो चलती रहती है वो भी हीट होती है ना। क्यों हो रही है, क्योंकि अंदर भी वायरिंग हुई है ना, अंदर भी चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अंदर चार्ज फ्लो करने से अंदर भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि अंदर जो मटेरियल जिससे वो सेल बनाया गया है वो क्या है, वो हाइड्रोलाइट्स बोलते हैं उसको। क्या है वो, क्या है वो, सॉरी गलत बोल दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स। हाइड्रोलाइट मतलब पानी हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं वो तुम आगे पढ़ोगे। इलेक्ट्रोकेम पढ़ लिया। इलेक्ट्रोकेम में आपने पढ़ा होगा अलग अलग तरह के सेल होते हैं, डेनियल सेल, लैक्लांचे सेल, वो Zn प्लस SO2 SO4 क्या सल्फर डाइऑक्साइड से करते हैं ना वो रिएक्शन, ZnSO4 बन जाता है, प्लस H2O बाहर निकल रहा होता है। तो अलग अलग जो बैटरीज होती हैं, जो सेल्स होते हैं, डेनियल, लैक्लांचे, सब में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का ही तो प्रोसेस है ना। जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन होने में भी तो कुछ एनर्जी चाहिए होगी। जो अब तक मेरे लिए और आसान हो गया पढ़ाना, क्योंकि तुम पढ़ के आए हो। जो भी कोई भी बैटरी या कोई भी सेल आप यूज कर रहे हो, वो डेनियल सेल होगा, ड्राई सेल होगा, लैक्लांचे सेल होगा, कोई ना कोई तो सेल होगा। हर सेल में क्या एक केमिकल रिएक्शंस होता है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन होगा, कुछ तो एनर्जी उसको चाहिए ना केमिकल रिएक्शन करने के लिए। रिएक्शन एनर्जी जिसको बोलते हो, वो रिएक्शन एनर्जी मान लो ये जो बैटरी है, बैटरी 12 वोल्ट सप्लाई कर सकती है। बैटरी की औकात कितनी है, 12 वोल्ट।
जब बैटरी स्टार्ट करोगे तो क्या वो 12 वोल्ट पूरा सप्लाई करेगी, कुछ खाएगी? मान लो बाहर आया 10 तो 2 कहाँ गया? 2 गया, रिएक्शन में एनर्जी वेस्ट हो गई। वो जितनी एनर्जी आपकी रिएक्शन में वेस्ट हो जा रही है उसी एनर्जी को आप क्या बोलते हो? इंटरनल रेसिस्टेंस में चली गई एनर्जी। कहाँ चली गई वो? अब वो डिपेंड करता है किस इलेक्ट्रोलाइट से, किस मटेरियल से कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मतलब वही कौन से टाइप की बैटरी है अपनी। समझ में आ रहा है? तो किसी कोई बैटरी की टाइप खराब होगी, मतलब घटिया क्वालिटी का इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किया है तो रिएक्शन ज़्यादा एनर्जी लेके जाएगा। अच्छी क्वालिटी यूज कर ली तो रिएक्शन एनर्जी कम होगी। वो देखो अलग अलग कंपनी के बैटरी आते हैं ना, सेल आता है, जैसे एवरी क्या कौन सा आता है, एवरेडी और निपो आता है एक, निपो, अरे रिलायंस निपो का है नाम नहीं ये इसमें रिकॉर्ड होता है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। तो उसका भी आता है, एवरेडी का हो गया, निप्पो का हो गया, और कंपनीज भी है मार्केट में। हाँ जो भी है बहुत सारी है, ड्यूरासेल है और 1-2 और है। अरे 3-4-5 कंपनी अलग अलग हैं। उसमें एक 10 रुपए का आता है, एक 15 का आता है, एक 18 का आता है, एक 17 का आता है, ऐसे अलग अलग रेट होती है ना। सेम उतना ही साइज है कि उतनी ही थिकनेस के लिए एक जैसा पावर कंजम्पशन के लिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग आता है, रेट भी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सबके इलेक्ट्रोलाइट्स अलग अलग हैं, कोई ज़्यादा चलता है और कोई कम चलता है। किस बात पे डिपेंड कर रहा है उसके? सर आपका माइक चल रहा है क्या? माइक चल रहा है क्या? सब चल रहा है सर। थैंक यू सर। ये लेते जाइए प्लीज, मेरा बंद हो गया कब से। और कुछ चाहिए सर? थैंक यू वेरी मच। सालों को पढ़ाते कैसे हो? देखो यार, हम लोग बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, इंजीनियर होके गाली नहीं निकाल पा रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन इतना आ रहा है ना, बाहर निकल के ना ऐसे नहीं जाके ऐसे मन में गाली देता हूँ। सौमिल को, इसको भी और इसको, हाँ चौधरी को धन्यवाद। क्या तुम सबसे गाली देने आते हो क्या यहाँ? अरे मैं कोमा में चला जाऊंगा, अब रहने दो, रहने दो भाई, बहुत सही। नहीं नहीं, एक गलत मत बोलो बेटा, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे हैं, अभी पूरा साल वही पढ़ेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है? कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, रिएक्शंस में कितने, बस अब आवाज नहीं, रिएक्शन में कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो किस बात पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोलाइट्स पे। सबको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? पक्का? तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी जो बताया, क्योंकि अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे, तो सबका काम आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, खाली आप जानते रहो। 3 चीजें होती हैं। एक हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, और तीसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। 3 अलग अलग चीजें होती है। जैसे मैंने क्या कहा कि एक बैटरी है वो 12 वोल्ट सप्लाई दे सकता है। कितनी सप्लाई दे सकता है वो? 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट जो सप्लाई दे सकता है वो बैटरी की मैक्सिमम औकात है। उसी 12 वोल्ट में से इंटरनल रेजिस्टेंस कितना खा गया? 2। बाहर कितना आया? 10। तो मतलब ऐसा समझो कि यहां मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ऐसे ये हमारी ये हमारी बैटरी है। बैटरी कितना काम कर सकती है? 12 जूल। लेकिन बाहर जो इसको मिला, इसके अक्रॉस वो कितना मिला? तो 2 कहां चला गया?
यहाँ जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसके पास कितना चला गया, इसको स्मॉल r से लिखते हैं, इसके पास 2 चला गया, 2 वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो ये 12 जो है ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। क्या कहलाता है वो? ईएमएफ का मतलब द टोटल, द मैक्सिमम एनर्जी दैट अ बैटरी या सेल कैन प्रोड्यूस। 2 ये इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो इसके अक्रॉस बचा, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो सप्लाई आई है, उसको आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हो? अभी तक जो आपने सवाल किया उसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को अवॉइड किया। प्रैक्टिकली जब तक इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नहीं दिया होगा, आप इग्नोर करना होता है आपको। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेगा तो आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो डीसी सोर्स आप दे रहे हो कोई भी एसी सप्लाई में नहीं होता। ये डीसी में इसलिए आता है कि कोई भी डीसी सप्लाई आप देते हो तो हर डीसी सप्लाई में केमिकल रिएक्शंस तो बैटरी में होगा ही, बिना बैटरी के आप डीसी सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? तो लिखिए जरा, 10 मिनट लिखेंगे पूरा, जितना पढ़े फिर आगे बढ़ेंगे, इसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। आज लेक्चर रहेगा 5:30 तक। हाँ, तुम लोगों ने टाइम पास किया है, चलो अब बोलना मत। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, इंटरनल रेजिस्टेंस में लिखो, इंटरनल रेजिस्टेंस में लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल, the resistance offered by the electrolyte of a cell लिखा, to the flow of current between its electrodes is called internal resistance of cell. Is called internal resistance of cell. Is called internal resistance of cell. लिखा? पहला चेंज करके, it depends on the following factors. It depends on the following factors. नंबर 1, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अपन ने इन सब पे बात कर लिया ना, इसीलिए लिखवा रहा हूं, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 2, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लिखा, concentration of the electrolytes. Third point, it is directly proportional to the distance between the two electrodes. It is directly proportional to the distance between two electrodes. It is directly proportional to the distance between two electrodes. Next point, it varies inversely as the common area of the electrodes immersed in the electrolyte. Common area of the electrodes immersed in the electrolyte
इसका मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है वो? जो इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स का मतलब जो दो एंड्स हैं वायर के जिससे कनेक्टेड है, वो कितना, जैसे प्लस माइनस होता है ना सेल में, वो कितना इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्ज्ड है, कितना अंदर तक उसके अंदर वो केमिकल्स हैं जो फिर रिएक्शन हो रहा है, उस पर ये डिपेंड करता है। जितना ज्यादा होगा उतना ही ये कम होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इट इंक्रीजेस with the decrease in the temperature of electrolytes। समझ में आया? कोई दिक्कत? फिर एक पॉइंट लिखिए दूसरा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। लिखिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए कैपिटल V और या पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी लिखना हो, इसी को कैपिटल V या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। लिखा? लिखिए, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स, बिठा दिया क्या मैंने? यहाँ जो बनाया था ना R वाला, जो देखो R के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था वही। द पोटेंशियल ड्रॉप, the potential drop across the terminal, the potential drop across the terminals of a cell when a current, the potential drop across the terminals of a cell when a current is being drawn from it, when the current is being drawn from it। लिखा? is called its terminal potential difference, is called its terminal potential difference। लिखा? एक और नीचे लिखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तीनों के बारे में जानते रहो ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये नाम इसका फोर्स जैसा है लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये वोल्ट होता है इसका यूनिट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ब्रैकेट में लिखना है ईएमएफ। लिखा? द मैक्सिमम, इसके अंदर लिख लो, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes of a cell, between the two electrodes of a cell when no current is being drawn from it, लिखा? when no current is being drawn from it is called electromotive force। लिखा? और करके एक दूसरा डेफिनेशन जो हमेशा यूज करते हैं वो देख लो, ऑब्लिक करके नया डेफिनेशन एक लिखेंगे, नीचे लिखो, पैरा चेंज करके लिखना है बेसिकली। दूसरा डेफिनेशन, ऑब्लिक नहीं, नीचे मतलब एक डेफिनेशन ये हो गया, एक लाइन ऐसे बीच में लाइन छोड़ के सेंटर में और लिख के दूसरा डेफिनेशन लिखो। Work done by the cell in carrying a unit charge, work done by the cell, work done by the cell in carrying a unit charge along a closed circuit, along a closed circuit
is called electromotive force. Is called closed circuit. Sorry, is called electromotive force. लिखा, हेडिंग बनाइए, रिलेशन बिटवीन, नहीं छोड़ने वाला, रिलेशन बिटवीन, मैं आज बोला था तुम लोगों को मैं 435 छोड़ दूंगा अगर तुम बात नहीं करते तो, इसलिए मैं बीच में चुप भी नहीं करवाया, सब बातें कर रहे थे। अब आज देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेसिस्टेंस। आइए देखो क्या है ये, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ये एक रेजिस्टेंस अपने पास है आर, ये कनेक्टेड है एक ईएमएफ से। ये पूरा सेगमेंट देख रहे हो ना, ये पूरा सेगमेंट क्या कहलाता है आपका, ईएमएफ। ये याद रखना, ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं कहीं भी स्मॉल आर यूज करूंगा तो आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस की। एंड दिस इज योर ईएमएफ। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहा होगा, ऐसे मान लो ऐसे आई करंट गया तो इधर भी आई करंट जाएगा, इधर भी आई करंट गया होगा। मैं क्या यूज करना चाह रहा हूं पता है, केवीएल पढ़ा था ना, केवीएल, वही इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। तो अगर यहां आई करंट गया तो यहां करंट का ड्रॉप कितना आया होगा, आई आर का, वही आई करंट यहां भी आया होगा, क्या ऐसे वही आई करंट गया होगा, तो इधर ड्रॉप कितना मिला होगा, आई टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो आई आर है इसी को तो अपन वी बोलते हैं, क्योंकि टर्मिनल के अक्रॉस यही तो, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको आप आई आर बोल लो या वी बोल लो, बात तो एक ही है, हाँ या ना? अरे बोलो पक्का? चलो, अगर अपन लूप ले लें, कोई भी ले सकता हूं मैं, ए बी सी डी ए ले रहा हूं, तुम्हारी मर्जी, तुम कोई भी लूप लो, हमने देखा था पहले भी। अगर अपन ये वाला लूप लेते हैं ए बी सी डी ए का, तो देखो ए से बी में तो कुछ है नहीं, बी से सी में गए तो प्लस से माइनस की तरफ गए। जब बैटरी में प्लस से माइनस जाते हैं तो माइनस लेते हैं, तो ये बन गया माइनस बी। बी से सी के बाद सी से डी में कुछ नहीं है, डी से ए में गए तो फिर ये क्या बनेगा, माइनस आई आर, करेक्ट। और यहां माइनस से प्लस गए तो प्लस ई, हाँ या ना? कुछ नहीं समझा क्या? यहां से अपने को इनके बीच में जो रिलेशन आया है, अगर मुझे v लिखना हो तो क्या मैं v लिख सकता हूं e माइनस ऑफ आई आर, हाँ या ना? और अगर मुझे, यहां ध्यान से देखो, ये हो गया v इज इक्वल टू ई माइनस आई, इनके बीच में रिलेशन हो गया। अगर मैं चाहूं कि इसी में एक और सवाल पूछता मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोज इन द सर्किट, कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो अपन क्या लिखते, कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर। मैं लेक्चर में था अभी, तो क्या लिखेंगे, करंट फ्लोज इन द सर्किट में। यहां पे देखो, इसको इक्वेशन 1 बोल दूं अगर मैं,
तो इन इक्वेशन 1 isn't it V is equal to IR, अभी तो पढ़ा, तो मैं ऐसे लिखूं कि IR is equal to E minus I times R small r। I चाहिए मुझे, तो मैं ऐसे IR को इधर लाके ऐसे लिख सकता हूं। क्या यहाँ से I की वैल्यू E by R plus R नहीं आ गया? अच्छा, ये एक तरीके से और आ सकता था। कैसे? मान लो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में R और R है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता? तो I क्या होता है? V by R, और V का काम कौन करता? जब मैं इस R को भी रेजिस्टेंस मान के सॉल्व कर रहा हूं, तो E will be R, E will act as a potential difference। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? ये इनके बीच का रिलेशन है, इसको नोट करो, फिर अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नहीं जा रहा है, मैं किधर भी नहीं जा रहा है आज। आज तुम लोगों की जान लेके छोड़ूंगा मैं। घर जाने वाली हरकत पहले क्यों नहीं की है? तो तू अकेले शांत था ना। ये तुम्हें पता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। पैरेलल बोलना बोल। दूसरा मेथड ये है, आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर प्लस आर। तो आई की वैल्यू क्या होती है? वी बाई आर। यहाँ वी का काम ई करने लगेगा, तो ई बाई आर इक्विवेलेंट। वो मेथड मत करना, यही मेथड इस्तेमाल करो अभी, ठीक है? रेडियो ठीक है? चलो लिख लो, लिख के चले जाना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल शेडिंग बना के।